नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का न्यूज़पेपर डिस्कशन के इस कार्यक्रम में। आज तारीख है 11 जनवरी और आज की पहली खबर दैनिक भास्कर अखबार से है और ये खबर है जीएम सरसों पर विस्तार से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इस खबर के क्या मायने हैं समझ लेते हैं। जीएम सरसों यानी सरसों के पौधे में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कुछ बदलाव करके उस पौधे को ऐसा बनाना कि जिस पर खरपतवार नाशी का प्रभाव कम हो, जो ज़्यादा उससे यील्ड प्राप्त हो, उससे ज़्यादा सरसों प्राप्त हो और उस पर पर्यावरण का जो विपरीत असर है वो भी कम हो। तो दोस्तों जॉन ग्रीगर मेंडल जो हैं उन्होंने प्रभाविता का नियम और ये सब अलग अलग इसके उसका संकरण जो होता है, क्रॉसिंग जो होती है पौधों में, उसका प्रयोग किए थे और उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई थी कि हम एक पौधे में लगातार इस तरह से कुछ परिवर्तन ला सकते हैं और इफ़ेक्टिव प्लांट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें आगे प्रोग्रेस होते हुए अब जेनेटिकल चेंजेस लाकर उस पौधे पर जो बहुत सारे पेस्टिसाइड जो हम छिड़कते हैं उसका प्रभाव कम हो, वो पर्यावरण के विपरीत प्रभाव से बच जाए, उसमें सूखा वगैरह हो तो उसका प्रभाव कम हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि कम पानी की वजह से बहुत बार पौधा मर जाता है। उसमें पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उसका भी नेगेटिव इफेक्ट है, और नहीं डालें तो पेस्ट उसको फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह जो फसलों में नुकसान होते हैं उससे बचाने के लिए पौधे को अंदर से ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें परिवर्तन ला के उसको इतना रेजिलियंट बना दिया जाता है कि वो पौधा बहुत अच्छी पैदावार दे और पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव में भी वो बचा रहे, सुरक्षित रहे। पर दोस्तों ये तो हुई इसकी ब्राइटर साइड की, इस वजह से ये सब फायदा होगा कि हमको ज़्यादा पैदावार मिलेगी ये सब, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और ये नुकसानों का आकलन अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। इसके पर्यावरण को नुकसान हो सकते हैं इसका, क्योंकि ये पहली फसल है जो कि खाद्य फसल है जिसको भारत में स्वीकृति मिली है। इससे पहले बीटी कपास है, वो कपास की फसल थी उसको, और हम ये 2 दशकों से उसका यूज़ कर रहे हैं और उससे हमको अच्छी पैदावार मिल रही है। कपास की पैदावार बढ़ गई है उस जेनेटिकल मॉडिफाइड जो फसल है उस वजह से। तो इस वजह से ये जो जीएम सरसों है उस पर रार मची हुई है। एक खेमा इसके फेवर में है, वो चाहता है कि जैसे कपास की पैदावार बढ़ी है, उसके पौधे में बहुत सारे अच्छी चीज़ें आ गई हैं कि वो फसल बर्बाद नहीं होती, ऐसी सरसों के साथ भी होगा तो अच्छा है। और वैसे भी भारत जो खाद्य तेल है उसकी आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहा है अपनी जो डोमेस्टिक पैदावार है उससे। हमारे यहाँ पे जो तिलहन फसलें हैं, तिल है, सोयाबीन है, अलसी है, रेपसीड है, मूंगफली है, और इससे बहुत कम तेल प्राप्त होता है, इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं तेल। और जब हम विदेशों से तेल खरीदेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार है उसको प्रभावित करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार हमने साल में लगभग 19 अरब डॉलर का तेल आयात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट बिल है, और जब हम इस तरह से आयात करेंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, देश की इकोनॉमी पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए ऐसे डिसीजन लेने ज़रूरी भी हैं कि अगर हम जीएम सरसों को पैदा करते हैं तो हमारी पैदावार लगभग 30 से 40 गुना बढ़ जाएगी, 30 से 40% बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका जब तक पूरा स्टडी नहीं हो, पूरा इफेक्ट सामने ना आ जाए, तब तक इसको जल्दबाजी में स्वीकृति दे देना ये भी एक समस्यामूलक हो सकता है। तो जो हमारी जीएम फसल है उसका नाम है DMH11, इसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो ये भारत की जो एक देशज सरसों की किस्म थी वरुण, उसको यूरोपियन किस्म है, अर्ली हीरा समथिंग नाम है उसका, उससे क्रॉस करा के इसको प्राप्त किया गया है। और इसके अभी तक अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट ही हमने देखे हैं। लेकिन ये जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलें हैं, ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट आपने एक बार कंज्यूम किया और उसका इफेक्ट तुरंत ही देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इसमें कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने इसके, और एक एनजीओ है उसने एक कैंपेन चलाई है, उसके तहत इन्होंने PIL लगाई है, पब्लिक लिटिगेशन वो लगाया है, और कहा है कि इस पे पूरी सुनवाई हो। इस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि इसकी व्यावसायिक खेती को मंजूरी मिली थी जीएम सरसों की, तो इसको चैलेंज किया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दोस्तों ये थी खबर पहली। दूसरी खबर दूसरी खबर है कि जो हम पानी की बोतल जो यूज़ करते हैं, दरअसल हम पानी की बोतल क्यों यूज़ करते हैं? हमें लगता है कि जो बाहर का पानी है वो असुरक्षित है, हम बोतल बंद पानी पियेंगे तो वो ज़्यादा सुरक्षित होगा। बोतल बंद जो पानी है उसका कारोबार लगभग $270 बिलियन के आसपास का है। दोस्तों चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि अभी एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 1 लीटर पानी की बोतल जो होती है उसमें 2.4 लाख पार्टिकल्स हैं, प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले। अब इनका साइज बहुत छोटा होता है
जो नैनो साइज के पार्टिकल्स हैं, तो वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल की बात करी, तो वो फसलें भी हमको तुरंत ही प्रभावित नहीं करती हैं। लाइकवाइज ये पार्टिकल जो बोतल में मिलते हैं हमको दिखते भी नहीं, हम उसको सुरक्षित पानी मानते हैं और सुरक्षित समझ के पीते हैं, उल्टा वो असुरक्षित है। तो उस पानी से हमको तुरंत तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। उसमें लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसी समस्या आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो पानी पीते हैं उसके लिए अब हम ये विचारने बिंदु है कि किस तरह से इसका कोई अल्टरनेटिव खोजा जाए। क्योंकि आप कभी सफ़र में होते हैं, बाहर होते हैं, जहाँ पर आपको पानी कैरी करना होता है, तो वहाँ पर एक डिस्पोजेबल बोतल मिलना एक सस्ता और अच्छा विकल्प माना जाता है और अभी तक सुरक्षित भी माना जाता था। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब लगता है कि अगर आप 1 लीटर पानी पी रहे हैं तो उस पानी के साथ लगभग 2.5 लाख पार्टिकल्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं, प्लास्टिक को। तो और ये इतना इन्वेड कर गया, इतना पेनिट्रेट कर गया ये मार्केट, कि इसके से जुड़े हुए आंकड़े हमको बिल्कुल चौंका देंगे। वो ये है कि एक साल में लगभग 60,000 करोड़ प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं दुनिया भर में, और उनका अगर वजन किया जाए तो वो 250 लाख टन प्लास्टिक के बराबर का वेस्ट पैदा करती हैं। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो मतलब समय के साथ भी डीजनरेट नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो ये खबर थी। इसमें अब हमको इस खबर से हमको ये भी समझना है कि अब जब भी हम पानी की बोतल खरीदेंगे तो हमको ये समझना है कि हम कहीं ना कहीं हमारे शरीर को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन नुकसान कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ थी कि हमें किस तरह से इन बातों को जो अभी इमीडिएट इफेक्ट नहीं डाल रही हैं उसको समझना है। क्योंकि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम प्लास्टिक के ढेर में होंगे बाहर से भी, क्योंकि बॉटल्स हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होंगी कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, और क्योंकि ये तो डिग्रेडेबल तो है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं यहीं रहेंगी, हमारे प्लेनेट पे ही रहेंगी। और सेम टाइम जब हम इतना ज़्यादा पानी पी रहे होंगे बॉटल बंद, तो हमारे शरीर के अंदर भी प्लास्टिक होगा और हमारे शरीर के बाहर भी प्लास्टिक होगा। तो ये बड़ा ही डीप एक थॉटफुल न्यूज़ है कि इसको समझना चाहिए। इसके लिए जल्दी से जल्दी किसी अच्छे विकल्प की तलाश करनी चाहिए। वैज्ञानिकों को ये पता करना चाहिए, ऐसा कोई मेटल ढूंढे या ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढे जो कि इस तरह से अपने पार्टिकल को पानी में रिलीज़ नहीं करता हो और हमारे शरीर को डैमेज ना करता हो। अब तीसरी खबर है विटामिन B12 की। विटामिन B12 2/3 भारतीयों में इसकी कमी, इससे DNA पर भी असर। दोस्तों, ये खबर है ऐसी जिसमें विटामिन B12 की कमी को लेकर बताया गया है। तो विटामिन B12 जो है उसकी कमी से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर पे, और ये ऐसा प्रभाव है कि जिसको हम डिटेक्ट और नहीं कर पा रहे। मतलब क्योंकि इसकी टेस्टिंग नहीं है, बहुत कम टेस्टिंग होती है, इसको एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है। लगभग रिपोर्ट बताती है कि 75% भारतीयों में विटामिन B12 की कमी है। अब इस कमी को कैसे पूरा किया जाए? अब क्योंकि जबकि नया ट्रेंड ये चल रहा है कि लोग वीगन हो रहे हैं, मतलब इवन एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम करना ही बंद कर रहे हैं। जैसे दूध वगैरह को भी बहुत सारे लोग नहीं करते। आजकल ये लेटेस्ट ट्रेंड है, अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं आप एनिमल का जो एक शोषण होता है उसको कम करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अगर वीगन हो रहे हैं। वीगन होने का मतलब है कि आप कंप्लीट हर्ब पे या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। आप दूध को भी पीने से मना करते हैं। बहुत सारे लोग पानी की ही चाय पी रहे हैं। दूध की जो और अल्टरनेटिव है सोया मिल्क वगैरह उसको यूज़ कर रहे हैं। मिठाई बिल्कुल भी मावा या खोए की जो मिठाई बनती है जो दूध से बनती है उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो उसका एक ही विकल्प है, जैसे काजू कतली और ऐसी मिठाइयाँ जो है जिसमें कि दूध का कोई यूज़ नहीं होता, सिर्फ उसको ही कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जिसमें भी मावा है तो उसका, पनीर का, इनका उपयोग को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, विटामिन B12 जो है उससे इसका ये संबंध है कि विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट्स में ही होता है। अगर आप दूध पी रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, तो ये इसके अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं, इससे ये मिलता है। अदरवाइज़ और अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो आप में इसकी कमी हो जाती है। और ये ऐसा इसलिए होता है, एज के साथ तो होता ही है। एज अगर आपकी एडवांस होती जा रही है तो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस है, हेल्थ कंडीशन लाइक क्रॉन्स डिजीज़ है, और इसके अलावा सीलियक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूटीन होता है उसके लिए अपनी बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है, और ग्लूटीन गेहूं वगैरह, गेहूं के आटे में पाया जाता है। तो अगर आप इस तरह से, इसका एलर्जिक रिएक्शन है, इसका इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, उस वजह से क्या होता है डायरिया, वॉमिटिंग और ये इस तरह का आंत की समस्या होती हैं, और वहाँ पर अल्टीमेटली आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, और इसका जो मिनिमम लेवल है वो मेंटेन नहीं रहने पर इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वो लक्षण क्या होते हैं? लक्षण में आपको
डिप्रेशन जैसा होता है, मूड स्विंग होता रहता है, ये आपके शरीर के साथ साथ दिमाग को भी उतना ही प्रभावित कर रहा है। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पे। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको क्या हो रहा है, आपका मूड स्विंग हो रहा है, आप अचानक से लो फील करने लगते हो, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और शरीर में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए हमको संवेदनशील होना चाहिए, समझना चाहिए और डाइट के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए। हमको एक्सरसाइज और हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें जो पॉजिटिव चेंजेस लाने चाहिए। बहुत बार हम बड़ी डिजीज़ को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा माइग्रेन होने लगते हैं यूथ में, सिर दर्द इसका सबसे बड़ा एक लक्षण है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम बाकी सारी चीज़ें सोच लेते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा रीज़न है कि विटामिन की कमी है। और या आप मान के चलिए कि हर केस में लगभग यही एक डायग्नोसिस बन सकता है, क्योंकि 75 to 80% लोगों में जब ये है तो बाकी चीज़ें जो उनको हो रही हैं, उनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है और डिजीज़ का, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं या उसके साथ साथ ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों ये खबर थी हमारे हेल्थ रिलेटेड, जिसके बारे में हमको अवेयर होना चाहिए। और देशों की तुलना में भारत की बात करें तो ये भारत में बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट है और सभी लोग इसकी जद में हैं। तो ये खबर थी। इसके बाद हम नेक्स्ट खबर पे जाते हैं। ये खबर है यूक्रेन की। इसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद नहीं करता है तो ये इसके परिणाम बड़े ही भयावह होंगे। परिणाम भयावह कैसे होंगे, ये राइटर लिखते हैं, ये द वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, जिसमें असल में तो हो ये रहा है कि यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसको लेने के लिए रूस मानता है कि ये उसकी टेरिटरी है, उसको लेने के लिए उनके भी संघर्ष चल रहा है। लेकिन यूक्रेन को जो नाटो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिकी जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उससे एफिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट है। तो ये अल्टीमेटली युद्ध अमेरिका और रूस का ही बन चुका है। इसमें जो आगे लीडरशिप कर रहा है वो यूक्रेन ज़रूर है, पर अभी तक वहाँ उसको मदद मिल रही है, इसलिए वो सस्टेन कर पा रहा है, वो लड़ पा रहा है। लेकिन इसमें अब कहा जा रहा है कि अमेरिकी संसद में इससे रिलेटेड निर्णय लिया जाना है, और अगर अमेरिका अपनी जो सहायता इस तरह की दे रहा है, वो अपने ताइवान को दे रहा है, इसराइल को दे रहा है, तो इसका एक तरह का ऐसा एक बिल है, एक एक तरह का विदेशी सहायता का एक विधेयक है। अगर ये पास नहीं होता है या उसमें यूक्रेन को हेल्प न की जाए या कम की जाएगी तो उस कंडीशन में यूक्रेन हारता है, और यूक्रेन हारेगा इसका मतलब है कि इस तरह की और भी जो चीज़ें हैं रूस की तरह, चीन और नॉर्थ कोरिया को भी इस तरह के अपने जो उद्देश्य हैं, अपने ऐसे उनके एम्बिशन है, उसको मोटिवेशन मिलेगा और उनका हौसला बढ़ेगा। तो एक तरह से और उसमें जो अमेरिका की हेजमोनी है, ये जो एक पूरे विश्व की लीडरशिप का एक जिम्मेदारी उसके पास है। अभी तक यही होता आ रहा है कि अमेरिका एक पूरे विश्व को नेतृत्व देता आया है, इन बाकी विश्व के और भी इशू है उसमें इंटरफेरेंस करता आया है। तो उसकी एक महाशक्ति के रूप में उसकी जो एक हैसियत है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा अगर यूक्रेन हार जाता है। यूक्रेन की हार एक तरह से, एक राइटर कह रहे हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन होगा जो पार्लियामेंट लेगी। अगर यूक्रेन को मदद नहीं मिलती है, यूक्रेन हार जाता है, तो ये अमेरिका की हार होगी। तो ये पोस्ट थी। ये मतलब जो किसी भी देश की विदेश नीति से संबंधित एक गहरा मुद्दा है। यहाँ पर इससे हम ये मैसेज ले सकते हैं कि विदेश के लिए मतलब एक दूसरे देश का सहयोग करना क्यों ज़रूरी है। उसमें उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट अभी नहीं है, लेकिन अगर यूक्रेन हार जाता है तो उनकी जो एक इमेज है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। तो बहुत बार हम सोची समझी अपने नुकसान के लिए रेडी रहते हैं। ऐसा विधेयक लाना जिसमें हम दूसरे देश की मदद कर रहे हैं, खुद की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा कर भी, तो ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। बहुत बार हम दूसरे देशों से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भी हमको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अमेरिका को एक बिग ब्रदर का जो रोल है उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इसकी एक कॉस्ट जो है वो देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। ये सही समय, अगर यहाँ पर इसने उसको कर्टेल किया, उस हेल्प में कोई कमी लाया, तो अल्टीमेटली इसका परिणाम उसके लिए भी लॉन्ग रन में बुरा रहेगा। तो दोस्तों इस खबर के बाद हम जाते हैं फिर से लक्षद्वीप के टूरिज्म पर आधारित अगली खबर पे कि लक्षद्वीप के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 साल में खर्च होंगे 6,000 करोड़। लक्षद्वीप जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मालदीव का एक कॉम्पिटिटर बन के सामने आया है, और मालदीव के कुछ नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए थे। उसके बाद से लक्षद्वीप को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मार्केटिंग हो रही है। हर देशवासी इसके लिए प्रचार कर रहा है। जो आदमी जा सकता है, नहीं जा सकता है, सभी कह रहे हैं कि हम लक्षद्वीप जाएंगे। भैया सब लोग लक्षद्वीप पहुंच गए तो वो इतनी बड़ी जगह नहीं है, वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी। आप आहिस्ता आहिस्ता जाएं, जल्दबाजी नहीं करें। और मेरा मानना है कि दोस्तों इसी तरह से हमारा किस्मत काम करता है।
लक्षद्वीप अगर इतना किसी भी मोमेंट के थ्रू ऐसे ऐसी चीज़ नहीं हो सकती थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने कुछ व्रत किए होंगे, और जब आपने कोई व्रत किए हैं, कोई प्रार्थनाएं की हैं, तो वो इस तरह से ऐसे नाटकीय घटनाक्रम से आप में परिवर्तन आते हैं, सकारात्मक बदलाव आते जाते हैं। तो हमको कभी भी खौफ नहीं हारनी चाहिए। हमको हमारी प्रेयर्स की जो एक स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, उसकी पावर है, उस पर विश्वास करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि कभी भी कुछ भी इस तरह का मिराकल हो सकता है। लक्षद्वीप के लोगों ने आज से 15 दिन पहले ये नहीं सोचा होगा कि अचानक से पूरे देश का पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो हो जाएगा, सेंटर ऑफ कंसर्न वो हो जाएगा। हर कोई लक्षद्वीप के बारे में सोच रहा है। जिसने भारत मतलब अपने आसपास के गांव के बारे में नहीं सुना होगा, वो लक्षद्वीप के बारे में सुन रहा है, उसकी इमेजेस को शेयर कर रहा है। तो आज पूरा देश आपके लिए मार्केटिंग कर रहा है। तो ये आपकी प्रार्थनाओं का असर हो सकता है। तो ज़रूर हमें विश्वास रखना चाहिए कि वक्त के बदलते देर नहीं लगती। कभी कहते हैं कि किस्मत उस पेड़ के पत्ते की तरह है जिस पर काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई है। एक हवा का झोंका आता है, मिट्टी उड़ जाती है और पत्ता पलट जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही लक्षद्वीप के साथ हुआ है। मैं चाहूँगा ऐसा हर जगह के साथ हो जो डिज़र्व करती है। वहाँ के लोग जो बड़े ही आध्यात्मिक हैं, जिनका अटल विश्वास है कि उनके साथ अच्छा होगा, उनके साथ अच्छा ज़रूर होना चाहिए। और आज की अंतिम खबर यह है कि अल नीनो का असर, बर्फ़ को तरस रहे हिमालयी राज्य। दोस्तों, देश में जो हमारे हिमालयी राज्य हैं वहाँ पर बर्फ़ रहता है, और ये मौसम जब जनवरी वगैरह होती है तो वहाँ की जो कांगड़ा घाटी, खास करके उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी है, यहाँ पर धौलाधर और कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ़ से ढकी हुई लेयर्स होती हैं। लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। लोग यहाँ से पर्यटन के लिए वहाँ जा रहे हैं, एंड दे आर नॉट गेटिंग दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर देयर। वहाँ स्नो नहीं है, वहाँ बर्फ़ कम दिख रही है, वैसा ही दिख रहा है जैसे अपने गांव से गए थे, वैसा ही वहाँ पर भी है। और इसकी वजह है अल नीनो। दोस्तों, इस खबर से हमको दो तीन चीज़ें निकलेंगी, हमारे लिए एक्सट्रैक्ट के रूप में निकलेंगी। वो ये है, अल नीनो क्या है। अल नीनो जियोग्राफी का एक फिनोमिना है। उसके द्वारा क्या होता है कि गर्मी बढ़ जाती है, वर्षा की कमी हो जाती है। मोटे तौर पे ये चीज़ें हैं। अब होता क्या है, इसका डिटेल क्या है, उसमें थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि दक्षिण अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर जो कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक इक्वाडोर, चिली, पेरू, वहाँ के जो क्या होता है, समुद्री कोस्ट है, तो वहाँ के सतही जल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से अब ये घटना क्योंकि दिसंबर में होती है, क्रिसमस के आसपास होती है, तो वो स्पेनिश में इसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया गया है, नीनो। नीनो हम यहाँ पर वागड़ी में भी बोलते हैं, नानू, नाना, छोटे के लिए ये बोला जाता है। तो ऐसा ही नीनो वर्ड वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है कि एक छोटे बच्चे की तरह है। ईसा मसीह के रूप में ये जानते हैं कि क्रिसमस आता है तो जैसे ईसा मसीह छोटा बच्चे के रूप में जन्म लेता है, तो लाइकवाइज ये छोटे पीरियड के लिए वहाँ ऐसी धारा होती है। वहाँ पे टेम्परेचर राइज होने लगता है, उस समुद्री वहाँ पे टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो गर्म पानी है वो ऊपर आता है, ठंडा पानी जो कि फिश वगैरह के लिए या एक्वेटिक एनिमल के लिए जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, जो ठंडे पानी में जनरेट होता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो वहाँ के जीव जंतु के लिए भी बुरा होता है। और उसकी वजह से वहाँ से चलने वाली जो जेट स्ट्रीम वगैरह है और मानसूनी हवाएं जो चलती हैं, जिस वजह से हमारे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो प्रशांत महासागर से इस तरफ जो हवाएं चलती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। मानसूनी हवाओं के कमज़ोर होने की वजह से बारिश के आसार भी कम हो जाते हैं, पर्यावरणीय चेंजेस आते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। इस तरह के जो परिवर्तन है, इस वजह से हम देखते हैं कि अनायास कभी बारिश होती है जब होनी चाहिए तब नहीं होती है, गर्मी एक्सट्रीम हो रही है। तो यही ऐसा ही होने वाला है। पिछले वर्ष से बहुत अधिक गर्म रहेगा 2024, और जब गर्मी रहेगी, फसलों पर प्रभाव रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा मौसम का। प्रतिकूल प्रभाव में जब फसलें नहीं होंगी तो महंगाई ज़्यादा होगी। ये रिपोर्ट बताती है कि मौसमी बदलाव की वजह से जो अफ्रीका और दक्षिण एशियाई कंट्रीज़ हैं, पश्चिम एशियाई कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे खाद्य चीज़ों में महंगाई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यही थी खबर अल नीनो। और अल नीनो का मतलब है गर्मी से, और ऐसे ही होता है एक ला नीनो होता है जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिसमें जो ठंडी धारा रहती है। और यहाँ पे अल नीनो की वजह से हम देखेंगे कि जो वर्षा के क्षेत्र है ना, उसमें बदलाव आ जाता है। मतलब जहाँ पे सामान्यतः वर्षा ज़्यादा हो रही है वहाँ कम होगी, और जहाँ कम होती है वहाँ ज़्यादा होगी। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका में तो इसकी वजह से बारिश बढ़ रही है, लेकिन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बारिश पर नेगेटिव इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। तो ये थी आज की खबरें, आज का न्यूज़ पेपर डिस्कशन। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।